So in the last lecture, we had learned first chapter of history. So next Sunday, you guys would have exam of the same chapter. ठीक है? और आज we will begin with natural resources, first chapter of geography and 8th chapter of your textbook. So in the natural resources, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो मैन मेड नहीं है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है. ओके और नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म तो ठीक है फैमिलियर ही है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है अभी. So let's begin with the outline. Chapter is divided basically in two parts, resources and soil. So in resources, you guys have definition of resources, uses of resources, classification of resources, and planning and conservation of the resources. And in the second part, पूरा soil पे है, formation of soil, types of soil, erosion and conservation of soil, and remedies for the same. Let's go through the exercise first. Answer the following question in details. What is meant by resource and describe its usages. जो first part में second और third point है पूरा covered हो जाएगा. In the second question, what is meant by soil conservation? State the remedies of soil conservation. ये पूरा second part है, उसमें third and fourth point है. Answer the following question as directed. Describe the process of soil formation. ये फर्स्ट सेकंड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है. ठीक है. सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट ऑन विच बेसिस दीज आर क्लासिफाइड. पूरा क्लासिफिकेशन है. राइट नोट्स ऑन एलुवियल सॉइल. पूरे जो 8 टाइप्स है सॉइल के उसमें फर्स्ट पार्ट है. एंड राइट नोट्स ऑन ब्लैक सॉइल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. फर्स्ट है स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सेकेंड है व्हाट इज कॉल्ड एज माउंटेन सॉइल. अगेन जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसमें एक माउंटेन सॉइल भी कवर्ड है. Write short note about the desert soil. Simple. Fourth question है पूरे MCQs है. The resources available at one or two places in the world. Soil formation takes place due to dash elements of parental rocks. Third, which is the other name of Padkhau soil. Fourth, recently the soil of India are classified into dash types by Indian Council फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. ICAR इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है. इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्लीज ध्यान से. चैप्टर में डेफिनेशन और जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है. ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू द रिसोर्सेज. जो भी हमारी नीड्स है वो पार्शियली या तो कंप्लीटली सेटिस्फाई किससे होती है? रिसोर्सेज से. जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो आपके पास रिसोर्स क्या है? मोबाइल या लैपटॉप. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. आपके घर पे बहुत सारी चीज है बट आप उसका यूज नहीं करते. जैसे कि कार है, ठीक है, तो आपको कहीं जाना हो तो कार आपका रिसोर्स नहीं हो सकता. आपका रिसोर्स क्या हो सकता है? बाइसिकल अथवा तो बाइक, वॉट एवर, टू व्हीलर. ठीक है. तो क्या है जिसका हम यूज करते हैं वो हमारे रिसोर्स हो सकता है. These elements can be called resource. ये एलिमेंट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम रिसोर्स कब बोल सकते हैं? जब when these are utilized by man. जब एक मैन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो उसको यूटिलाइज करता है तब उसको रिसोर्स कह सकते हैं. थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. क्यों हम कार को रिसोर्स नहीं कह सकते? बिकॉज हमारे पास उसको चलाने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है. वी डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट और एक्सपर्टाइज भी नहीं है. The things on which the man is dependent. ऐसी कोई चीज जिस पे हम डिपेंडेंट है. Human needs can be fulfilled by them. जिससे हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है. And man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. जैसे कि मार्स या कोई प्लेनेट है जहाँ पे गोल्ड है या कोई मेटल है. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि वहाँ पे कोई है बट हमारी फिजिकल कैपेसिटी है वहां तक पहुंचने की फिलहाल नहीं है. तो वो हमारे लिए गोल्ड के जो भी कोई मेटल है वो हमारे रिसोर्स नहीं हो सकता. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी नहीं है क्योंकि वहां पे कैसे पहुंचना है वो तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land. अभी एग्जाम्पल अभी का है. जो पहले के जमाने के लोग थे उनको पता नहीं था कि जो आज जमीन है उसके नीचे बहुत सारी मेटल्स है या मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें है बट उनको पता ही नहीं था उसके नीचे है. ठीक है. तो वो जो रिसोर्सेज अभी हमारे लिए जो यूजफुल है उस टाइम पे उन लोगों के लिए वो रिसोर्सेज नहीं थे. सेम
फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का लैक ऑफ था, ठीक है। फिर so these were not the resources at that time, but today these are useful due to their utility. आज रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि उसका यूज कैसे करना है और हम उसका यूज भी कर रहे हैं इसलिए। एंड डेवलप टेक्निक्स ऑफ माइनिंग, अभी जो हमारे पास टेक्निक्स है माइनिंग की, जैसे कि हम ऊपर से ही मशीन रख के देख सकते हैं कि नीचे कौन कौन सी मेटल है, कौन से मिनरल्स है। अगर हमें वो पता ही ना हो और हम माइनिंग करना स्टार्ट कर दे, फिर कुछ नीचे मिले ही ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले ऐसा होता था, बट अब टेक्निक्स काफी डेवलप हो चुकी है। The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. So natural resources है, यहाँ पे सिर्फ resources की बात नहीं है, किसकी बात है? Natural resources जो कि man made नहीं है। should have both the virtues. कौन से दो virtues होने चाहिए? Utility, उसका use कैसे करना है वो भी आना चाहिए, और capability, उसका वहाँ पे पहुँचने के लिए capability भी हमारी होनी जरूरी है। The resources are made of the interactions of the three. Resources कैसे बनते हैं? थ्री इंटरेक्शन से, नेचर, मैन एंड द कल्चर। नेचर ने जो हमें दिया है वो उसका कैसे यूज करना है वो हम मैन जानते हैं, और कल्चर, जैसे कि आज कहीं पे गोल्ड का ज्यादा है, इंडिया का कल्चर ऐसा है कि इंडिया में गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह ज्यादा है, तो वो कल्चर हो गया। तो इधर गोल्ड की डिमांड भी ज्यादा रहेगी, तो रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे कि आज हम कुछ खुदाई करते हैं तो वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो भी रिसोर्सेज हुआ। यूजेस ऑफ, एक सेकेंड, uses of resources basically divided in three parts: as a food, as a source of raw material, and as energy resources. All activities from agriculture to industries. Agriculture मतलब कि कोई भी क्रॉप उगाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो लैंड चाहिए, फिर वाटर चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। एंड इंडस्ट्रीज कोई भी हो, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज देख लो, तो उसके लिए क्या चाहिए? शुगर कैन चाहिए। शुगर कैन कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। तो बेसिकली किसी भी चीज एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज हो, उसके बेस में क्या होना चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए ही चाहिए। अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो थ्री पार्ट्स बताए वो रिसोर्सेज एज फूड, पहले हमें खाना पड़ेगा ना, तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि फ्रूट्स है या फिर खाने की कोई चीज है, वेजिटेबल्स grown naturally, various crops obtained through agriculture, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जैसे कि काउज मिल्क है या बफेलो मिल्क है या फिर आप सोया मिल्क ही ले लो, बट उसके प्रोडक्ट कहाँ से है? नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे वहां से मिलती है। मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जो मीट लोग खाते हैं वो। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, अदर एक्वेटिक मतलब कि सॉरी अदर एक्वेटिक मतलब कि जो भी पानी में रहते हैं जीव, जैसे कि फिश है या उसके अलावा जो भी लोग खाते हैं। aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, वो भी इसमें रिसोर्स में एज अ फूड इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, various goods obtained from forest, agro products, wool, hides and meat available from animals, minerals ores form the raw material for many industries. Forest कोई भी मशीन बनाने के लिए जैसे कि लकड़े का कुछ ना कुछ चाहिए होगा तो वो फॉरेस्ट से मिल जाएगा, और उसकी जो रो प्रोडक्ट होगी वो भी फॉरेस्ट से मिल जाएगी। एग्रो प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो। फिर है वुल, वुल मतलब जो ऊन होता है, जो हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं जो जिससे बने हुए होते हैं वो वुल। हाइड्स मतलब जो लेदर की चीजें हम यूज करते हैं, जो पशुओं की खाल है, चमड़ी है वो। और मीट, फ्रॉम मीट इधर रॉ मटेरियल क्यों है? बिकॉज कुछ दवाइयों के लिए नॉनवेज चीजें यूज होती है। मिनरल ऑर्स, मिनरल ऑर्स मतलब कि जो हम आज गोल्ड यूज करते हैं वो गोल्ड जो लैंड से मिलता है एज ए रिसोर्सेज, वो ऐसा ही ज्वेलरी बन के तो डायरेक्ट आता नहीं होगा, ठीक है। उसके ऊपर मिट्टी चिपकी होगी या कुछ और मिनरल्स होंगे जिसको हमें प्रोसेस करके दूर करना पड़ता है। पेट्रोलियम का अगर आपने प्रोसेस देखी हो तो कोल वगैरह बाय प्रोडक्ट जो सब अलग अलग लेवल पे मिलता है, तो वो प्रोसेस करके सब निकालना पड़ता है, पर पहले तो हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है। फिर है रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, we use coal, petroleum, natural gas etc as a fuel in industries. इंडस्ट्रीज में भी यही फ्यूल होता है, और हमारे जो व्हीकल है डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं उसके लिए भी यही सब यूज होता है। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, ये तो सब आपको पता होना ही चाहिए, जो सोलर कुकर होता है। फिर आजकल वो सोलर से एनर्जी क्रिएट करते हैं, पूरे ग्राउंड पे बिछा देते हैं, हम भूल गए उसका नाम,
ठीक है, उससे भी होता है। विंड है, सी वेव्स है, टाइड्स एंड एब्स है एंड वाटरफॉल्स है। ये सब आपने 8th और 9th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली चैप्टर में 3 टाइप्स अलग अलग से डिवाइडेड किया गया है। उसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओनरशिप ओन बाय अ इंडिविजुअल और फैमिली। इजी है, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल, इसलिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऋषभ दवे, आपने वीडियो ऑफ किया है। लैंड एंड बिल्डिंग एग्जाम्पल, कोई भी लैंड और बिल्डिंग होगी वो तो ओनरशिप किसकी होगी, कोई पर्सन की होगी। फिर नेशनल रिसोर्सेज ऑन बाय कंट्री और रिलीजन। आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, आर्मी तो पूरे कंट्री की होगी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी। ग्लोबल रिसोर्सेज ऑल फिजिकल नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होती हो वो है ग्लोबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सर एग्जाम्पल में नहीं दिया है बट जब मैंने गूगल किया तो उसमें आया था, एक सेकेंड ना, जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मेथड है वो पूरे उसमें लिखा था ग्लोबल रिसोर्सेज है, मतलब कि जो पूरी दुनिया है एक ही मेथड से क्रॉप्स वगैरह उगाती है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा टाइप बेस है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी। सबसे इजी है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। सो ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये रिन्यू हो सकता है, जैसे सोलर इंसोलेशन है, विंड है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बायो रिसोर्सेज है, एटसेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिसका यूज कर दिया तो वापस उसको दोबारा नहीं पा सकते। This cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in a near future. ये नियर फ्यूचर क्यों लिखा है, गलती है, बिकॉज ये जो कोल पेट्रोलियम है वो कैसे बने आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सालों, हजारों, लाखों साल पहले ये जो पेड़ वगैरह इधर नॉन रिन्यूएबल की बात हो रही है। ड्यूरिंग लास्ट 100 years यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड वेरी मच। क्यों इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, काफी डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अदर रीजन क्या है, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है वो भी एक रीजन है। 1 मिनट का, सॉरी। सो ये तो रीजन है, यूसेज ऑफ रिसोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। Severe implications will have to be experienced in near future if a serious thought is not given to this matter. क्या लिखा है, सीवियर इफेक्ट्स हो सकती है अगर हमने ये सब कम नहीं किया तो। जैसे कि अभी आपने देखा कि लॉकडाउन में पॉल्यूशन कम हो गया था, ठीक है, कार्बन का जो था वो भी, कार्बन का जो हम करते थे हवा में जो जितना छोड़ते थे वो भी कम हो गया था। बट अगर हमने ये सब कम नहीं किया, पॉल्यूशन उतनी रफ्तार से बढ़ता गया तो क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी स्किन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दम और अस्थमा जैसे जो डिसीज है पॉल्यूशन की वजह से होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये सब तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। और सबसे ज्यादा तो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ये सब सीवियर इम्प्लीकेशन से एग्जाम्पल है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये सब हम सबकी ड्यूटी है टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें सब संभाल के यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। ये सब एग्जाम्पल, ये एक्सप्लेन किया गया कि क्यों जरूरी है। द वर्ड कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन का मीनिंग समझाया गया है। The word conservation is directly related to the scarcity of resources. मतलब
हमें कंजर्व कब करना है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं तो हम संभाल के खर्च करेंगे ना। क्यों हम संभाल के खर्च करेंगे? बिकॉज हमें पता है हमारे पास 100 रुपए ही है। वैसे ही जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। if the resources are exploited at the current rate, जो अभी current rate पे हम exploitation कर रहे हैं हर एक resources का, अगर ऐसा चलता गया तो when they are exploited haphazardly and irrationally, हमने सोचे समझे बिना कहीं पे भी ऐसे use कर लिया, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर हमारे पास अभी करोड़ों रुपए हैं और हमने एक साल में खर्च कर दिए तो उसके बाद क्या? एक साल बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो हम चलो आने वाली पीढ़ी का ना सोचे, बट हम अपने आने वाले टाइम का सोचे कि हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। ठीक है। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूसेज, कंजर्वेशन एंड रीयूसेज। तो कंजर्वेशन में कौन सी तीन बातें हैं जो इंक्लूड होती है? रैशनल यूसेज, सोच समझ के रेशियो वाइज यूज करना है। दूसरा है कंजर्वेशन, संभाल के यूज करना है। और रीयूसेज, ऐसे यूज करना है कि हम दूसरी बार उसका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें इंक्लूड हो सकती है। Last point, when there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. जैसे कि कोई चीज पे हम कोई जोखिम है, जैसे कोई चीज खत्म होने वाला तो हम ज्यादा संभाल के रखते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंजर्वेशन, इट कुड बी इन 2 मार्क्स। ये पूरी 3 to 4 लाइन्स है, वो यहाँ से कवर हो गई, जो एरो है यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट तक। अगर पूछते हैं डिफाइन द कंजर्वेशन, ठीक है। अब मेन बात पॉइंट पे आता है, प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है। Gather information about availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. जैसे कि एग्जाम्पल इजी तरीके से देखें तो आपके पास 1,00,000 रुपए है, आपने एक महीने में काफी सारे उड़ा दिए, ठीक है। पर अब आपको सोचना है कि नहीं यार, अब जो बच्चे हैं उसका मैनेजमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? जो आपने खर्च कर दिए वो आप गिनोगे, जो आपके पास अवेलेबल है वो गिनोगे। तो सेम इन द रिसोर्सेज ऑल्सो आपको यही करना है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज है कि आपने कितना यूज कर लिया है, कितना बचा है, और जो प्रोबेबल रिसोर्स है बाकी सारे कितने पैसे आ सकते हैं मेरे पास, कहीं पे मैंने ऐसे खर्च किए जो वापस आ सकते हैं, तो वो प्रोबेबल रिसोर्सेज। ये तीनों बातें आपको कंट्री एज ए यूनिट, एक कंट्री को ही देखना है कि उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, और जो तीन बात बताई है वो। ठीक है। The resources which are limited or non-renewable, ऐसे resources जो limited है, स्पेशली पेट्रोलियम और ये non-renewable, should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. वो तभी यूज करने चाहिए जब उसकी नेसेसरी हो, ऐसे ही उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। Attempts should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased. ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए और ऐसे डेवलप करना चाहिए जो उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहे। मतलब कि जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने से रिटर्न आएगा तो पैसा बढ़ेगा, उस हिसाब से। The resources which are cheaper and are easily available, ऐसे resources फाइंड करो जो थोड़े सस्ते पड़ते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, जिसको वेस्ट नहीं करना है, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज। बट ऐसे स्पेयर तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसको भी काम में आए और हमारे पे जो फ्यूचर यूजेस है उसके लिए भी काम में आए। Those resources which are in limited quantity should be conserved. जो limited है आगे आगे हुई पॉइंट है, उसको कंजर्व करना है। ठीक है। Find its alternative option through technical development is favorable in long term. टेक्निकल पे ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शनल एनर्जी का रिसोर्स ढूंढ लो। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक कार भले इंडिया में इतनी नहीं बिक रही है बट बाहर बहुत बिक रही है। जैसे कि टेस्ला का है, कोई टेस्ला नाम की कार है, वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कोई ऑप्शन ढूंढो। उन्होंने किसका ऑप्शन ढूंढा? पेट्रोलियम और कोल का। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. ऐसे लॉज बनाओ, ये वही पता है हेरिटेज में आया था लॉज बनाने का, इसमें भी लॉज है। ऐसे कोई लॉज बनाओ जो स्ट्रिक्टली इन पे हो। स्ट्रिक्टली कैसे है? एग्जाम्पल अगर आपको रिसेंट का दूं तो ये जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है उनके ऊपर लॉ होता है कि वो इतना ही कार्बन हवा में छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी चलाएंगे तो CO2 आएगा बाहर,
तो वो जो कार्बन छोड़ना है उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। एक उनका नाप डिसाइडेड है, दूसरा उसको प्रोसेस करके छोड़ना है, रिसाइकल करके छोड़ना है। ये सब लॉ बना के रखे हैं, बट इसका जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए एनफोर्समेंट वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ लॉ नहीं बनाना, उसका एनफोर्समेंट भी इतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। Last point, citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. जो हम पब्लिक है, जो हम तो चलो समझते हैं, बाकी के जो लोग नहीं समझते उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो उनके पास भी रिसोर्स है उसका कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का। कोई डाउट्स है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट्स हो? कोई डाउट ही नहीं है, वाह, ठीक है। Going to the next slide. Soil formation. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. यहाँ लिखा है जो पार्ट है अर्थ की सरफेस के ऊपर का जहाँ पे हम क्रॉप्स और वेजिटेशन उगाते हैं वो क्या है? सॉइल है। द सॉइल इज अ थिन लेयर, बहुत थिन लेयर है। पूरी जो सॉइल का जो लेयर्स है वो हम पूरा सॉइल नहीं बोल सकते। अगर आपने 5th और 6th में पढ़ा हो तो उसमें लेयर्स आते थे। द सॉइल इज अ थिन लेयर composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus, and air are mixed up in the parental rocks lie below the soil. जो पेरेंटल रॉक्स है उसके ऊपर क्या आता है? मिनरल्स अलग अलग आते हैं, ह्यूमिडिटी से असर होता है, एयर की अफेक्ट होता है, और ह्यूमस मतलब कि जो खाद वगैरह है नेचुरल वो। Soil is formed due to the material available through the denudation. सॉइल कैसे बनती है? जो मटेरियल अवेलेबल है, डिन्यूडेशन से जो मटेरियल अवेलेबल होती है उससे सॉइल बनती है। बायोटिक रिमेनेंस, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप विथ इट। ये सब जो होता है, ह्यूमिडिटी, बायोटिक रेमिनेंस और एयर, ये सब मिक्स हो जाता है। जो पेरेंटल रॉक होता है उसके ऊपर ये आता है और उसके ऊपर लेयर बन बन के ऐसे सॉइल बनती है। In other words, the soil की definition है. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. ठीक है? Next, soil. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Although the proportion is not the same everywhere. ऐसा क्यों लिखा है? Because अगर मैं नॉर्थ में पहाड़ी पे जाऊंगी उधर तो मैं जो कुछ उगाऊंगी, और जो मैं साउथ में जाऊंगी उधर कुछ उगाऊंगी, तो वहाँ पे प्रपोर्शन सेम नहीं हो सकता ना। कोई लैंड ज्यादा अच्छी होगी, कोई सॉइल इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. क्या है? सॉइल एक ऐसा लेयर, एक सरफेस है जो मैटर से फॉर्म हुआ है। क्यों? ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल। स्कैटर्ड जो मटेरियल है उसकी जो पेरेंटल रॉक पे आया है उसकी वजह से सॉइल बनती है। फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर। जो डेन्यूडेशन के फैक्टर्स है वो बहुत थिन लेयर बनाते हैं थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का डेन्यूडेशन करके मतलब कि इधर एक रॉक है, इधर एक रॉक है, इसका डेन्यूडेशन हो रहा है, वो चीजें कहाँ पे आएगी? इस रॉक पे। तो इधर की जो सॉइल होगी उस पर थिन लेयर बनता जाएगा। अजय और गौरव, आप भी अपने वीडियो ऑफ कर दिया है। अजय एंड गौरव, आयुष, आपका भी वीडियो ऑफ है। Sorry. The humus formed due to the disintegration of or decay of vegetation or insects is added to this. जो भी खराब कोई चीज हो गई है क्रॉप्स में, वेजिटेशन में, वो खराब होकर क्या होगी? जमीन के अंदर जाएगी, उससे क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा जो नेचुरल होता है। The biotic elements play an important role in the development of vegetation. जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो इस पे काफी ज्यादा डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
The climatic impact of the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in the region over a long period, long time is the same. काफी क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है, जैसे कि डेजर्ट होगा तो उधर हवा क्या होगी, बहुत तेज होगी, तो उधर जो रेत होगी वो उड़ उड़ के कहाँ जाएगी, ऐसे डेजर्ट को स्प्रेड करती ही जाएगी। तो कोई भी सॉइल हो उसमें ऐसा ही होता रहेगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बनते जाएंगे। स्पेशली जो नदियों का पानी आता है, तो नदियों का पानी कहाँ से आता है, पहाड़ियों से, फिर आएगा एक ग्राउंड पे जहाँ पे प्लेन होगा, तो उधर वो पहाड़ियों से जो आया है वो सब कहाँ पे बिछेगा, ग्राउंड पे, ठीक है। सो द सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। तो कोई भी सॉइल फॉर्म्ड होगी, पेरेंटल अलग अलग पेरेंटल रॉक अगर अलग अलग जगह पे होगी जहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग होगा, तो भले ही पेरेंटल रॉक सेम है बट उस पे जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। soils are soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure and humus etc. इन सब बेसिस पे वो अलग अलग हो सकती है क्लासिफिकेशन। बस इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन वो जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से 8 टाइप्स दिए गए हैं, देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल, ये जो मैप है इसमें जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसका प्रपोर्शन दिया गया है। मुझे पता है कि आपको आता ही होगा देखना, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है, तो एल्यूवियल से जो येलो कलर्ड है उसमें पूरा एल्यूवियल सॉइल है, बाकी नीचे थोड़ी 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 है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल देखो आप गुजरात में ज्यादातर है, गुजरात का तो थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। ये जो गेहूं आता है ना वो इधर से आते हैं काली जमीन पे, ठीक है। फिर रेड सॉइल है, रेड सॉइल इधर बहुत ज्यादा है, इधर आंध्र तेलंगाना इस साइड और नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी बहुत है। फिर है लेटराइट से, ये इधर है, इधर एमपी और राजस्थान का थोड़ा हिस्सा है और इधर वेस्टर्न घाट पे काफी है, ठीक है। फिर है फॉरेस्ट सॉइल, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, तो वो कहाँ पे, हिमालय में दिया गया है, और इधर ये कौन सा है भूल गई मैं, इधर है। फिर है डेजर्ट सॉइल, ऑब्वियसली Rajasthan, Thar Desert. So, recently Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has divided the soils of India into 8 types. Alluvial, जो सबसे अच्छी होती है, red, black, laterite, desert, mountain, forest and marshy और peaty soil. ठीक है, ये दोनों एक ही है. The mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountain regions. The mountain regions पे ये दो मिलती है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज ये माउंटेन रीजन है कश्मीर और ये पूरा हिमालय का, बट फिर भी इधर इन्होंने फॉरेस्ट सॉइल दिखाया हुआ है, इसलिए डिटेल में लिखा हुआ है कि डिफरेंट एल्टीट्यूड पे ये मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एल्यूवियल सॉइल, ये परसेंटेज याद रखना जरूरी है, 43% है इंडिया में, टोटल एरिया ऑफ इंडिया 43% ऐसी है एल्यूवियल। नॉर्थर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र, ये एल्यूवियल सॉइल कहाँ होगी, बेसिकली रिवर बैंक्स पे। सो ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज, सतलुज मतलब पंजाब वाला पोर्शन, पता है ना पंजाब में गेहूं बहुत ज्यादा उगते हैं, वो क्यों उगते हैं, बिकॉज वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल बहुत अच्छी है। सतलुज और 5 नदियां है तो ऑब्वियसली एल्यूवियल सॉइल होनी ही वाली है। सतलुज इन द वेस्ट एंड इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, ये थोड़ा साउथ का पोर्शन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल is due to the alluvial deposition by the rivers. मैंने बताया था कोई भी पहाड़ी से नदी आती है तो पहाड़ी पे जो रॉक्स है वो तो हमने यूज ही नहीं किए, ठीक है, तो वहां से जो भी एल्यूवियल होगा वो सब नीचे लेके आएगी, तो नीचे लेके आके धीरे धीरे वहां पे तो फोर्स कितना ज्यादा होता है, सब कुछ पानी के साथ बह जाएगा, बट जब ग्राउंड पे आएगी नदी तो उधर जो फ्लो उसका स्पीड कम हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो जो साथ में पत्थर और जो भी कण लेके आई है वो धीरे धीरे ग्राउंड पे बिछने लगेगा, ऐसे बनती है एल्यूवियल सॉइल। मोर प्रोवर्ब, इधर इसीलिए डेल्टा रीजन्स लिखा हुआ है, डेल्टा पता है ना क्या होता है, शुड आई एक्सप्लेन, एक मिनट। जैसे कि ये रिवर है ना, इधर ऐसे बह रही है, इधर क्या है, सी शोर, क्या सी है, इधर ओशन की सी, वॉट एवर, तो ये नदी इधर मिल जाएगी,
फिर जो नदी का पानी है वो तो कंटिन्यूस बहता रहता है, तो वो इधर आएगा इधर आएगा, तो ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, डेल्टा रीजन, मतलब वहां पे नदी का पानी का जो स्प्रेड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सो more proportion of potash, phosphoric acid and limestone and less proportion of nitrogen and humus। इसमें इसका प्रपोर्शन कम होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे नदी है तो पहले कुछ उगा तो है नहीं, तो ह्यूमस तो वहां पे हो ही नहीं सकता। बट जो ये चीजें हैं पोटाश, फॉस्फोरिक एंड लाइमस्टोन, ये सब क्रॉप्स के लिए जरूरी है। If pulses are grown in the soil, the nitrogen content can be stabilized। ऐसा क्यों लिखा है? मुझे पता है कि जब मैं 5th और 6th में थी तो ऐसा लिखा था कि अगर आप 2 या 3 बार कोई क्रॉप लेते हो तो इंटरनली आपको एक पल्सेस लेने हैं। क्यों? पल्सेस से क्या होता है, जो नाइट्रोजन का बैलेंस होता है वो स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, फिर एल्यूवियल सॉइल में क्रॉप्स कौन कौन से ले सकते हैं? क्रॉप्स व्हीट है, पैडी है, शुगर कैन है, जूट है। ये जूट कहाँ होता है? जनरली वेस्ट बंगाल में, इसीलिए जो गंगा का पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जूट क्या होता है पता है ना? जो गेहूं चावल आते हैं जो उसपे कंटान की गुणी होती है वो होती है जूट। ये जूट बनने के बाद उसको पानी में भिगोना बहुत जरूरी है, तभी वो जूट का जो फॉर्मेशन हमने घर में आता है वो बनता है। तो पानी में जितना भिगोते हैं तो वो केमिकल्स वगैरह छोड़ते हैं, इसीलिए जो गंगा का वहां पे जो पॉल्यूशन है रिवर का वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जूट, कॉटन, कॉटन तो पता ही है, मेज, मेज मतलब जो बाजरी है, ज्वार है वो, और ऑयल सीड्स। ठीक है, एल्यूवियल सोइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 99.9% इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे एमसीक्यू हो या चाहे 2 या 3 मार्क्स का।